मैं ससुराल में सिर्फ शादी करके आई, मैं सिर्फ 8 दिन रुकी थी, फिर मैं चली गई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। तो रिजल्ट मैंने देखा नहीं, मैं सबसे पहले मंदिर में गई, भगवान को हाथ जोड़े। मेरी एक बच्ची है, लड़की है मेरी छोटी, उसका भी यही ड्रीम था कि मम्मा आप जज कब बनोगे। तो एक सर्विस में जाने का था कि भाई अफसर बनना है। प्राइमरी एजुकेशन मेरा सूरत से हुआ है, पापा का बिजनेस था वहाँ पे, और उसके बाद ग्रेजुएशन और LLB मेरी जामनगर से हुई है। यहाँ ससुराल में होती हूँ तब मैं यही पहनती हूँ और यही घूंघट करती हूँ। वो मेरे से ज्यादा उनका ड्रीम बन चुका था कि हमारी बहू कब जज बनेगी। वो लोग बोलते थे कि जज साहब, पर मैंने बोला नहीं, जब तक मैं नहीं बनूंगी आप नहीं बोल सकते। मेरा नाम चौहान दीपू कुंवर है और अभी मेरा सिलेक्शन गुजरात जुडिशियल सर्विस में सिविल जज में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आप इस सिविल सर्विस में पहुंचे? प्राइमरी एजुकेशन मेरा सूरत से हुआ है, पापा का बिजनेस था वहाँ पे, और उसके बाद ग्रेजुएशन और LLB मेरी जामनगर से हुई है। फिर बाद में हम जामनगर शिफ्ट हो गए थे, पापा की अभी गवर्नमेंट कंपनी में पापा एज अ मैनेजर है वहाँ पे। और बाद में मेरी जो ये BCom के बाद मेरी प्रिपरेशन चालू हो गई थी ये LLB के लिए। LLB मैंने किया और LLB के दौरान ही मैं जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो बीकॉम से ये नई शाखा में आना, ये कैसे हुआ आपका? ओके, हाँ, ये एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। पहले से चाइल्डहुड से वैसे मेरा एक ड्रीम था, छोटी थी पर समझती नहीं थी, पर पढ़ाई में मेरा बहुत ही ज्यादा रुचि थी, मुझे पढ़ाई ही अच्छी लगती थी। तो एक सर्विस में जाने का था कि भाई अफसर बनना है, वो एक ड्रीम था। लेकिन जब ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट ईयर था तो मेरे हस्बैंड, तब तो हस्बैंड नहीं थे, सॉरी, तब मेरे फियांसे थे ये, जो भी मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने बोला कि आप LLB कर लो और LLB के बाद आप जुडिशरी के एग्जाम्स दो, और पापा ने भी बोला हुआ था कि आप LLB कर लो। तो इन लोगों ने बोला, और इनको भी हमारे यहाँ जो दाता है उनके लड़के हैं, काकोसा है, नाम नहीं ले सकती, उन्होंने बताया था कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया था कि अगर पढ़ाई में इनको रुचि है तो फिर, तब मेरी सगाई हो चुकी थी, तो उन्होंने बताया था कि इनको पढ़ाई में रुचि है तो आप LLB करवाइए और फिर जज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं वो। तो उनका भी इसमें थोड़ा रोल है। तो कैसे आपने, जैसे आपकी जैसे 10th में क्या बने थे, 12th में क्या बने थे, ग्रेजुएशन की, उसमें आपके क्या सब्जेक्ट थे? मेरा सब्जेक्ट, सॉरी 10th में मेरी बहुत अच्छे परसेंटेज थे, मेरा करीबन 90% थे मेरे, और 12th में मेरे कम हो गए थे क्योंकि उसके बाद मैंने डिप्लोमा आर्किटेक्चर किया था, तो वो भी किया था और साथ में 12th किया था, तो उसमें मेरे कुछ करीबन 60% जैसे थे। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया जिसमें मैं फर्स्ट डिस्टिंक्शन था मेरा, और फिर LLB किया, याद नहीं है मुझे, पर LLB शायद मेरा आई थिंक 65-70 अराउंड परसेंटेज था मेरे। और उसके बाद मैंने AIB की एग्जाम दी, जो हमारे जरूरी होती है, एक लॉ करने के बाद अगर प्रैक्टिसिंग में जाना है तो वो ऑल इंडिया बार काउंसिल की एग्जाम आती है, वो मैंने दी, वो मेरा फर्स्ट ट्राई में हो गया था। उसके बाद मैंने LLM भी किया है, और उसके दौरान फिर मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी और प्रैक्टिस करती थी, और जब भी नोटिफिकेशन आता था तब मैं इसके जुडिशरी के लिए मैं प्रिपरेशन करती थी। तो कहाँ प्रैक्टिस की आपने, बारहवीं में की या फिर वहीं हुआ? नहीं, बाहर में मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैं वहीं रहती थी क्योंकि जामनगर ही रहना था मेरा, और वहीं से प्रैक्टिस की थी। मैं LLB के सेकंड ईयर में थी तब से एक्चुअली मैं एक सीनियर एडवोकेट के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि मुझे पहले से वो क्लियर था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। तो मैंने 1 साल तो नहीं की क्योंकि वो सब बोलते थे कि पहले ईयर में कुछ इतना पता नहीं चलता है, तो मैंने सेकंड ईयर से चालू ज्वाइन कर लिया था। एक फर्म है हमारी वहाँ पे जिनके साथ फिर वो हमें गाइड करते थे, मैं ड्राफ्टिंग वगैरह भी करती थी वहाँ पे, और मैंने तभी से चालू कर दिया था। और उसके बाद AIB की मेरी जब एग्जाम क्लियर हुई, उसके बाद मैं मतलब रियल में बाद में प्रैक्टिस करने लगी थी। कितने साल तक प्रैक्टिस की उनके साथ में? अभी तक। हाँ जी। और कौन से ईयर से शुरू की थी? वैसे एक्चुअल प्रैक्टिस तो मेरी जो है वो 2021 से स्टार्ट हुई, क्योंकि ऑल इंडिया बार काउंसिल के हम एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद एक्चुअल गिनी जाती है। पर क्योंकि मुझे जुडिशरी में ही जाना था तो मैंने सेकेंड ईयर से ही सर को, जो हमारी फर्म है, उसको ज्वाइन कर लिया था एज ए जूनियर। तो ये जैसे GSS का आपने पहले भी एग्जाम दिया? GJS, तो इसका पहले भी आपने एग्जाम दिया था? यस, मैं 2022 से प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें 2022 में भी दिया था मैंने, फिर 2023 में भी दिया है और इस बार दिया है। तीसरा अटेम्प्ट? यस, दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो तीसरे अटेम्प्ट, उससे पहले भी आपने इंटरव्यू तक पहुंचे थे या फिर नहीं? हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंची थी इंटरव्यू तक, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मेरा मेंस में नहीं हुआ था, और अभी ये थर्ड। तो जैसे ये आप शादी के बाद में, शादी को आपके करीब 6 से 7 साल हो गए, तो 7 साल में किस तरीके से आपने मैनेज किया, शादी के साथ साथ पढ़ाई करना, घर का काम करना, बच्चों को संभालना? हाँ, एक्चुअली उसमें मेरा अकेली का रोल नहीं था, मेरी पूरी फैमिली का रोल था, क्योंकि फैमिली पूरी सपोर्टिव थी। फैमिली ने हमेशा मुझे स्टडी के लिए ही ज्यादा प्रायोरिटी दी है, कि जवाबदारी बाद में, जो कभी वैसे मुझे नहीं लगता मुझे जवाबदारी मिली है, इतनी जवाबदारी नहीं मिली, क्योंकि घर में बॉस, जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे पे जवाबदारी थोपी ही नहीं।
मुझे यही बोला है कि आप पढ़ाई पहले करो, और इनकेस अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हमारी जो भी अपने समाज की फंक्शन वगैरह है वो सब अटेंड करो, या समाज का जो भी कार्य है हमारे घर पे जब वो करो। तो मैं कर लेती थी, मुझे इतना वो नहीं लगता था, क्योंकि प्रैक्टिस भी हमारे लिए वहां पे जरूरी है। तो मैं प्रैक्टिस के दौरान वहां रहती थी, जैसे मैं 3-4 महीने वहीं रह ली, फिर मैंने 2 महीने वापस यहाँ रह लेती थी। और फिर जब नोटिफिकेशन आता था कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, तब फिर मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, क्योंकि बाद में घर बैठ के पढ़ाई करनी जरूरी होती है, वरना तो होता नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ जाती थी, जैसे कि फिर अभी हम बाड़मेर रहते हैं, तो फिर मैं यहीं पे बाड़मेर रह के पूरा दिन मैं मैंने एक रूम सेटअप करके रखा है, छोटा सा रूम है, जहाँ पे मैं एज ए पीजी में कैसे रहते हैं मैं वैसे ही रहती थी, कि भाई मैं वहां पे पढ़ रही हूँ, सिर्फ मेरा वो टेबल है, मेरा चेयर है, मेरा बेड है अकेले का, और बस मैं वहां पे पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे खाना पीना सब जैसे हॉस्टल में रहते हैं उस टाइप का मेरा हो जाता था। जब भी नोटिफिकेशन आता था मैं उस टाइप से रहती थी। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद, फिर एग्जाम खत्म या फिर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैं वापस मेरा घर काम चालू कर देती थी, और जो भी है घर में हाथ बटाना वगैरह, और वापस वहां पे जाती थी जामनगर, और मेरा प्रैक्टिस का चालू हो जाता था। और प्रैक्टिस भी जब भी करती थी ना मैं, तो मेरा ऐसा था कि भाई प्रैक्टिस के दौरान भी मुझे बहुत टाइम मिलता था, तो उसमें मैं फिर तैयारी चालू ही रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखूंगी ना, तो कहीं मैं सब भूल ना जाऊं। मुझे था, एक डर था पहले से कि अगर इनकेस मेरा 15 दिन भी छूट गया, कि भाई 15 दिन बीच में गैप आ गया, तो मैं भूल जाऊंगी, ये मुझे पहले से डर था। मैंने जब मेरी शादी भी थी ना, तब मैं सेकेंड ईयर एलएलबी में थी जब मेरी शादी थी, तो मैं 10 दिन पहले ही हमारे घर पे गई थी, क्योंकि हमारे गाँव में शादी होती है। तो मैं 10 दिन पहले गई थी, और वहां पे भी मैं साथ में बुक्स लेके ही गई थी, क्योंकि मेरी एग्जाम्स थी। मैं ससुराल में सिर्फ शादी करके आई, मैं सिर्फ 8 दिन रुकी थी, फिर मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थी। और ऑलमोस्ट मैं तब तो मैं वहीं पे रही थी, क्योंकि मेरी एलएलबी चालू थी, तो 2 साल तो फिर मैं वहीं पे रही थी। फिर यहाँ वैसे कम आती थी, लेकिन आती थी तब प्रिपरेशन के लिए मोस्टली आती थी, फिर मेरा मोस्टली वहीं पे रहना होता था। तो इस दौरान आपने कहीं कहीं पर कोचिंग ली हो या हाँ फिर जी, ली कहीं कोचिंग? जी कोचिंग मैंने ली थी। मैंने 2022 में अनअकैडमी से कोचिंग ली थी, जिसमें 3 महीने की कुछ कोचिंग थी, 3 या 6 महीने की कुछ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और उसके बाद मैंने ली थी 2024 में एक बार ये सब ऑनलाइन कोचिंग थी, ऑनलाइन ली थी, ताकि एक मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो वो भी मैंने एक केडी एडवांस से मैंने 2024 में ली थी कोचिंग, तो वो भी शायद करीबन 1 साल की थी, जिसमें बहुत अच्छी मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही। क्योंकि फिर हम क्या, ऐसा होता है ना कि एक बार ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोचिंग कर ली ना, फिर बाकी बार बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार क्या हम अगर कोचिंग ले लेते हैं ना, तो अपने को एक कंसिस्टेंसी बन जाती है। उनका पैटर्न भी पता लग हाँ जी, पैटर्न पता और कंसिस्टेंसी बनी रहती। मेन तो यही है कि फिर हम वो बैठ जाते हैं उस टाइम के दौरान। बाकी हम शायद ना भी कर पाए, लेकिन हमें पता है कि अगर कोचिंग लिए, पैसे हमने दिए हुए, तो हम उस टाइम में बैठ ही जाएंगे वहां पे, तो वो बेनिफिट रहता है। तो जैसे इसमें जैसे आपका जो सिलेक्शन हो उसमें प्रैक्टिस का कितना रोल है? प्रैक्टिस का 100%, क्योंकि हमारे कंपलसरी है प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही होने चाहिए, अदरवाइज तो गुजरात में प्रैक्टिसिंग कंपलसरी है, ओके। बाकी स्टेट में नहीं। तो जैसे अब जैसे आपका सिलेक्शन हुआ उसमें आपने खुद को पहले पता लगा या फिर किसी और के द्वारा आपको पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया? वो मुझे 2 एग्जाम में तो मुझे दूसरों के द्वारा ही पता चला था, क्योंकि फोन नहीं था पास में। प्री में और मेंस में किसी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा हो गया यूं। पर जब इंटरव्यू था तो उसके बाद तो मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी। मैं कोर्ट से बस जाके ही आई थी दोपहर को, और शाम को मैं 5 बजे घर पे थी, और तभी बाद में 7:30 बजे करीबन रिजल्ट आया है। फोन मेरे हाथ में ही था, और मैंने देखा कि कुछ ऊपर से पीडीएफ आई है, तो मुझे लगा कि शायद रिजल्ट ही है। तो रिजल्ट मैंने देखा नहीं, मैं सबसे पहले मंदिर में गई, भगवान को हाथ जोड़े और देखा। मैंने सोचा कि शायद अगर रिजल्ट की पीडीएफ हो तो मेरा नाम हो उसमें, और फिर मैंने देखा कि हाँ। वही मंदिर में देखा आपने रिजल्ट क्या? पहले सब भगवान को हाथ जोड़ लिया अच्छे से, फिर रूम में अकेली गई, फिर देखा कि क्या है उसमें। और उस तरह तब तो विचार भी आया कि अगर नहीं होगा तो फैमिली को क्या बोलूंगी। लेकिन फिर जैसे ही देखा कि मेरा नाम है, तो वापस देखा, मेरे को सच में मेरा नाम है, तो हाँ मेरा नाम था। फिर तब फिर मैं ब्लैंक हो गई, कुछ ऐसे बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ओ यार सच में हो गया, ये फाइनल रिजल्ट है। तो सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले मैंने पापा को बताया अपने। फिर कितनी खुशी हुई थी उस समय, जैसे आप एक बंद रूम में थे, उस समय क्या आपका करने की इच्छा हो रही थी कि हाँ मैं आसमान से तारे तोड़ लूंगा? मुझे सिर्फ सबको बताने का मन कर रहा था कि मैं फैमिली को कब बताऊं और वापस ससुराल कब जाऊं, क्योंकि मैं जामनगर ही थी। तो मुझे ये था, क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, तो मैं ये था मैं कब वापस अपनी फैमिली से मिलूं और उनको बताऊं, कि उनकी खुशी देखूं, क्योंकि उनका ड्रीम बन चुका था, वो मेरे से ज्यादा उनका ड्रीम बन चुका था कि हमारी बहू कब जज बनेगी। तो फिर मुझे सब, और मैं रातों रात आई। फिर रिजल्ट आया परसों, तो परसों रात को ही मैं निकल गई वहां से। पापा आए छोड़ने, बीच में मेरे ससुर जी मुझे लेने आए, और मैं सुबह घर पे पहुंच गई थी। और फिर मुझे यही देखना था कि मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या है। कहीं नहीं लगता है कि जैसे आपके ससुराल का ड्रीम नहीं होता तो हो सकता है छूट भी जाता है? हाँ मुझे लगता है, तो मतलब
100%। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे मेरे से ज्यादा उनका एक ड्रीम बन गया था। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक मेंबर छूट गया, सारे के सारे मेरे फैमिली में जितने मेंबर है, मेरी दादी सास से लेकर मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरी बुआड़ो सा, मेरी बुआ सा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे, मेरी एक बच्ची है, लड़की है मेरी छोटी, उसका भी यही ड्रीम था कि मम्मा आप जज कब बनोगे। उसको भी थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि मैं एग्जाम्स देने जाती थी ना, तो उसको साथ में लेके जाती थी। तो वो भी पूछती थी कि किसके लिए जा रहे हो आप। मैंने बोला आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो वैसे मम्मा भी एग्जाम्स देती है। तो फिर जैसे आप जज बनने से पहले परिवार में आपको जज साहब भी बोलते होंगे? नहीं नहीं बोलते थे ऐसे, पर मैं मना करती थी। मैंने बोला नहीं, मैं जब तक नहीं बनूं तब तक मुझे नहीं बोल सकते। मेरे फ्रेंड्स में भी थे, क्योंकि सबने देखा हुआ था ना हमेशा कि ये मेहनत करती है, ये होगी, तो वो लोग बोलते थे कि जज साहब। पर मैंने बोला नहीं, जब तक मैं नहीं बनूंगी आप नहीं बोल सकते मुझे। जब बनूंगी तभी मुझे इस चीज का मतलब सही फील आएगा। तो मैं मना करती थी कि नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो इसका पूरा जैसे आप श्रेय किसको दोगे? पूरा श्रेय तो मैं फैमिली को दूंगी, और अगर मुझे बोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा श्रेय, तो वो मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे ज्यादा। और मेरे ससुर जी तो ऐसा है कि अगर मुझे घर पे काम करते हुए उन्होंने देख लिया कभी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वो सीधा डांट लगाते थे मेरी सासू माँ को कि बीननी को काम क्यों करने दे रहे हो, बीननी को पढ़ाई करनी है। अब ये मैंने बहुत बार सुना है। मेरे बुआड़ो साहब भी सेम, वो भी ऐसे, अगर वो गांव आते थे, उन्होंने देख लिया कि भाई, तो सीधा मना करते थे कि आपकी बुआ साहब को बोलो काम करे, आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है। तो फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। जैसे आपका जहाँ ससुराल है वहाँ पर घूंघट प्रथा भी है, अभी तक है। तो उसमें किस तरीके से आप मैनेज करते थे घूंघट प्रथा से? अब निकल के आप जज बन गए और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 1% तक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है कि क्या है, घूंघट निकालना वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। घूंघट निकालो, दिखता तो है ही हमें सामने, तो वो तो कोई बैरियर है ही नहीं। ये है कि मैं अपने वहां पे जाती थी, तो तब तो मेरा वही ड्रेस रहता था जो वहां पे ड्रेस पहनते हैं, वैसे ही था। यहाँ ससुराल में होती हूँ तब मैं यही पहनती हूँ और यही घूंघट करती हूँ। पर कोई मतलब उसका तो बैरियर है ही नहीं कुछ। मुझे बहुत सही लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है घूंघट निकालना।